हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 16 है। हमने इसमें कुछ न्यूमेरिकल जो है वो आपके लिए सेट किए हैं। तो न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प करेंगे ये। तो आप इन न्यूमेरिकल्स को ज़रा चेक करें। देखिए, यहाँ पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये एक लूप है करंट कैरिंग। ये करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट है, डॉट डॉट दिखा दे रहा है, इससे मीनिंग इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, इसमें करंट 25 एम्पियर है, ये लिखी हुई है 25 एम्पियर। ये लूप है ए बी सी डी ए। इसमें जो करंट है लूप में वो 15 एम्पियर है और इसकी जो साइड है वो ये 10 सेंटीमीटर है ब्रिथ, और ये हाइट जो है इसकी 25 सेंटीमीटर है। इस वायर से इसकी जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। हमें इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द लूप ए बी सी डी। ये जो ए बी सी डी लूप है इसमें हमें नेट फोर्स निकालना है इस वायर के ड्यू टू। तो ये वायर अपना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा डिस्टेंस के साथ। ओके, आपको मालूम होगा लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला μ0/4π2I/r होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला हमने लगाया है। ये जो वायर ए बी है और सी डी है इसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है, इसमें नेट फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन ये दोनों कैंसिल कर देते हैं। ठीक, क्यों? वो आप हमने इसको थ्योरी में भी डिस्कशन किया है। यहाँ पर देखिए, इसके ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये करंट 25 एम्पियर अपवर्ड होगा। अब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड आपका अपवर्ड है, करंट आपका जो है ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट इधर है तो फोर्स आपका इधर को लगेगा। ठीक है ना, ये आपका करंट है, आपका ये दिया हुआ है करंट, मैग्नेटिक फील्ड ये है, फोर्स इसमें इन साइड लग रहा है, इसमें अप साइड लगेगा। ये दोनों जो है मिलकर कैंसिल हो जाते हैं। जिनको थोड़ा डाउट हो वो जो पैरेलल वाला डेरिवेशन है जिसमें पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर दिए हुए हैं और उनके बिटवीन फोर्स निकाला है, वहां पर हमने इसको डिस्कस भी किया है कि इसमें नेट फोर्स किधर लगेगा। तो इसमें फोर्स जरूर यहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगा लेकिन यहाँ भी ज़्यादा होगा, तो वो दोनों एक दूसरे को मिलकर कैंसिल हो जाएंगे। एक में इनवर्ड एक में अपसाइड लग रहा है, दोनों मिलकर कैंसिल। यानी कि इसमें हमें जो फोर्स निकालना होता है वो केवल BC में निकालना होता है और DA में होता है। आप इस वायर में भी चेक कर लें, यहाँ हमने अभी बताया ये राइट हैंड पाम रूल है। करंट 25 एम्पियर थंब के डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है, और इसमें चेक कर लें आप, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, करंट इधर है, फोर्स देखिए ऊपर लग रहा है और इसमें नीचे लग रहा है, ये दोनों फोर्स मिलकर कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अभी इसमें फोर्स का हम वो दिखाएंगे। तो व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है ऑन लूप ए बी सी डी। तो फोर्स ऑन BC निकालें। जो हमारा फार्मूला होता है ये वाला μ0/4π2I1I2/r, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का है। ओके, तो इसमें लेंथ मल्टीप्लाई कर दिया करें आप जितनी भी दी हो। ध्यान रखना फार्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ का है और उसमें लेंथ मल्टीप्लाई कर दें। और दूसरा मेथड भी है जिससे इसको ड्राइव करते हैं इस वाले फार्मूले को। इसके ड्यू टू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें और फिर फोर्स F=BIL लगा दें, तब भी यही फार्मूला आ जाएगा। ठीक, तो बाकी I1 I2 दिया हुआ है, ये 25 एम्पियर है, इसमें आपका करंट जो है 15 एम्पियर है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2I1 I2 15 25, डिस्टेंस यहाँ इनके बीच की 2 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पर जो लेंथ है BC की वो लेंथ ये वाली है 25, इसको भी सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये फोर्स आ गया। ये फोर्स रिपल्सन होगा, चाहे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाकर लगाएं और चाहे डायरेक्ट याद रखें कि इसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। तो करंट का डायरेक्शन जब अपोजिट होता है तो रिपल्सन होता है, जब डायरेक्शन सेम होता है तो अट्रैक्शन होता है। वैसे आप ऐसे भी निकाल लेंगे, इसके ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका अपवर्ड है, करंट ये जा रही है, ठीक है ना, तो फोर्स जो है यहाँ पर किधर को लगेगा, इस तरफ को लगेगा। आप समझ गए होंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आउटवर्ड है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, B2C है, तो फोर्स इधर लगेगा। और डायरेक्ट भी लर्न रखा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट होगी तो रिपल्सन होगा, हमने यहाँ रिपल्सन लिख दिया है। फिर इसी तरह से फोर्स ऑन निकाले DA वायर, तो DA वायर में कितना है आपका लेंथ आपको दी हुई है, फिर वही फार्मूला यूज करें μ0/4π2I1I2/r, इतना फार्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ का है, इसमें लेंथ मल्टीप्लाई करें D2A। ठीक, ये लेंथ है DA। ठीक, तो वैल्यू पुटअप कर दें, सेम वैल्यू है 15 25,
डिस्टेंस आपकी इंक्रीज हो गई, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, दोनों प्लस कर दें और मीटर में चेंज कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगी ये वायर और इसके बीच में। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस पुटअप करें, लेंथ डी की पुटअप करें तो इतना फोर्स आएगा, ये अट्रैक्शन होगा क्योंकि इस वायर में और इस वायर में करंट का डायरेक्शन सेम है, इसमें भी अप है इसमें भी अप है। तो नेचुरल इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया तो आपका नेट फोर्स आ गया, और नेट फोर्स किधर होगा, ये रिपल्सन होगा। इसका मतलब ओवरऑल जो कॉइल है वो किधर को मूव करेगा, वो आपका लेफ्ट को मूव करेगा। ठीक, यानी कि जो हमारा ये जो नेट फोर्स आया यहाँ पर फिर अट्रैक्शन डाल देना, अट्रैक्शन। ठीक, या अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि कॉइल ये राइट को मूव करेगा या लेफ्ट को मूव करेगा तो आप लिख देना कि लेफ्ट को मूव करेगा। आप समझ गए होंगे। यहाँ पर करंट कैरिंग ये लूप है और इसके ड्यू टू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरिएबल होगा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसीलिए क्लोज लूप में नेट फोर्स 0 नहीं आया है। हमने आपको एक स्टेटमेंट लिखाया है कि इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग लूप है तो उसमें नेट फोर्स ऑलवेज 0 होता है और टॉर्क मे आर मे नॉट बी 0। तो समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को, ध्यान रखें। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में हमने ये एक्स वाई जेड एक्सिस लिया, ये एक्स वाई प्लेन है और ये जेड लाइन है, इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये जा रहा है। ये यहाँ ध्यान से देखें, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और पैरेलल है और ये कट कर रहा है माइनस वाई पर, इधर प्लस वाई है इधर माइनस वाई होगा। उसके बाद ये सेमी सर्किल बना रहा है, फिर ये करंट कैरिंग कंडक्टर इन्फिनिटी को चला गया। ओके, ये जो है ये प्लस वाई को कट करते हुए सीधे आ गया। यहाँ पर 3 वायर हैं, ये करंट इसमें 8 एम्पियर है, इसकी रेडियस जो है वो 100 सेंटीमीटर है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ओ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3 वायर होगा, एक वायर ये वाला स्ट्रेट, फिर सेमी सर्किल और फिर ये स्ट्रेट वायर। तो B1 प्लस B2 प्लस B3 लिया है। ठीक, यहाँ पर आपको डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। ये स्ट्रेट वायर हाफ है, इनफाइनाइट जो वायर होते हैं उनमें जो फार्मूला लगता है वो μ0/4π 2I/r है। यहाँ जो फार्मूला लगेगा वो I/r लगेगा। ओके, तो यहाँ ध्यान दें, μ0/4π को हमने कॉमन लिया है, I/r, ये हाफ स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट। यहाँ डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। ये थोड़ा 3D की बात है प्रॉब्लम, आप यहाँ पर मेरे समझने की कोशिश करें। मान लीजिए हमारा इधर से ये x एक्सिस है, ठीक, और ये y एक्सिस है, ठीक, तो इस तरफ होगा माइनस वाई और ये ऊपर z हो गया, नीचे माइनस z हो गया। देखो 3D की कभी भी प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आती है तो आप उसको जिस टेबल पर आप बैठते हैं वहीं पर एक्स वाई जेड अटैच करें अगर समझ में नहीं आ रहा है, और क्वेश्चन को उसमें वहाँ पर ले आएँ टेबल पर और फिर उसको देख लें कि डायरेक्शन वगैरह किधर होगा। तो देखिए मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। ये इधर एक्स एक्सिस है प्लस एक्स, इधर माइनस एक्स होगा, ये वाई है इधर माइनस वाई, अब बढ़ जेड नीचे माइनस जेड। पहला वायर चेक करो, ये वाला, ये वायर स्ट्रेट आया, किसके पैरेलल आ रहा है, एक्स एक्सिस को। कहाँ कट कर रहा है, माइनस वाई पर। देखिए ये वाई है और ये माइनस वाई, तो वायर हमारा ये आ रहा है ऐसे, ये लाइन एक्स एक्सिस की है ये वाली, ठीक, तो वायर देखिए ये आ रहा है ऐसे और माइनस वाई को कट कर रहा है। अब देखिए इसका डायरेक्शन कि मैग्नेटिक फील्ड का किधर होगा, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, ठीक है ना। तो करंट का डायरेक्शन देखिए ये है और हमें यहाँ फील्ड निकालना, ये करंट का डायरेक्शन, ये लाइन एक्स एक्सिस की है, ये वाई है, इधर माइनस वाई है, तो माइनस वाई को कट कर रही है करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पर, तो इधर को करंट जा रही है। देखिए हमने थंब के डायरेक्शन में करंट रखा, फिंगर को स्ट्रेच्ड किया, सेंटर पॉइंट ओ पर इनवर्ड होगा, ठीक। सेमी सर्किल को अभी बताते हैं। फिर ये वायर जो था यहाँ से ऐसे आकर ऐसे आया फिर ऐसे चला गया, प्लस वाई को यहाँ कट कर रहा है। यहाँ पर अगर आप डायरेक्शन निकालेंगे तो करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरफ है, तो जो डायरेक्शन आएगा वो ध्यान हाथ रख कर देखना, वो भी इनवर्ड आएगा इसके ड्यू टू, ठीक। तो इनवर्ड का मतलब इसमें भी माइनस के लगेगा, इसमें भी माइनस के लगेगा। अब सेमी सर्किल देख लो, करंट ऐसे है तो सेमी सर्किल, ये देखिए ये मेरे फिंगर के डायरेक्शन में करंट, थंब जो है वो इस तरफ को है, इधर प्लस एक्स है इधर माइनस एक्स है, यानी सेमी सर्किल के ड्यू टू जो बनेगा फील्ड उसमें माइनस आई आएगा। इसमें आप प्रैक्टिस करें, अगर डाउट होता है तो फिर बताना कमेंट में, हम इसको फिर डिस्कस करेंगे दोबारा। देखिए तो B1 फील्ड इसके ड्यू टू था, हमने यहाँ लिख दिया माइनस के। B2 फील्ड इसके ड्यू टू लिया है, इसमें भी हो गया माइनस के और I/R लगा दिया, 2 नहीं होगा क्योंकि हाफ वायर है। अब सेमी सर्किल का फार्मूला ये है μ0 I/r,
ठीक, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन है, इसमें डायरेक्शन माइनस आई है। हमने तीनों डायरेक्शन आपको समझा दिए हैं, आप अपने टेबल पर इसको ट्राई करें और कोशिश करें समझने की इन तीनों डायरेक्शन को, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, विदाउट डायरेक्शन यहाँ काम नहीं चलेगा। तो के और के माइनस कॉमन ले लिया, के और के मिलकर 2k हो गया, यहाँ पाई आई आ गया। ठीक, अब यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड भी इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड में ये तो ऐसे ही आ जाएगा, और इसका रूट ले लें। यहाँ पर जो k लिखा है इसका यूनिट वेक्टर है, ऊपर ध्यान रखना ये यूनिट वेक्टर है, आई पर भी यूनिट वेक्टर है। तो k का मैग्नीट्यूड कितना 2, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर आ गया। वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दें, करंट की 8 एम्पियर, रेडियस 100 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करें और तब ये आपका टेस्ला में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 29.8 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये हमारा जो है ये दो सर्कुलर लूप हैं, जैसे हमने कई बार आपको बताया, ये रिंग आप फैमिलियर हैं, ये सर्कुलर लूप है, ये ऐसे लूप रखे हुए हैं। अभी यहाँ से समझा दे रहे हैं, एक लूप ये रखा हुआ है, इसके ड्यू टू यहाँ पर फील्ड, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज करंट मान ले रहे हैं इधर, ठीक, तो ये नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ है। अगर एक्सिस पर देखेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, यानी हमने ये पेन बनाया इस तरफ होगा। दूसरा जो रखा हुआ है करंट कैरिंग लूप, वो इसके ठीक 90, यहाँ ध्यान रखना इस तरफ है, अब ऐसे रखा हुआ है। ठीक, ये भी मान लीजिए एंटी क्लॉक है, तो यहाँ पर नॉर्थ बनेगा, और इससे जो सेंटर वो पॉइंट था उससे फील्ड इधर होगा। तो पहले वाला जो हमने लूप रखा, दो लूप हैं, उससे फील्ड इधर था और ये इधर था, दोनों 90 डिग्री पर हैं, इसलिए नेट फील्ड निकालने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस का यूज करेंगे। अब यहाँ से चेक कर लें आप बोर्ड में, हमने ये डॉटेड लाइन, ध्यान होगा आपको, बोर्ड के अंदर होती है, डार्क लाइन बाहर होती है, तो ये करंट फ्लो हो रही है हमारी तरफ से, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पर नॉर्थ बनेगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा V1, क्यों नॉर्थ से लाइनें बाहर आती हैं V1। और इसी तरह से ये करंट कैरिंग लूप लिया है दूसरे प्लेन में, ये डॉटेड बोर्ड के अंदर है, डार्क बाहर है, यहाँ पर करंट जो है आपकी एंटी क्लॉक है ऊपर से, और एंटी क्लॉक का मतलब है ऊपर नॉर्थ बनेगा, फील्ड इधर होगा। अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट ले लें तो फील्ड नीचे हो जाएगा, तब भी जो है वो 90 डिग्री पर होंगे, और दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है V2 का मैग्नीट्यूड V1 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। यहाँ मैग्नीट्यूड लगा दें, मैग्नीट्यूड के इक्वल है और B मान लिया, तो नेट फील्ड कितना हो गया B√2, पाइथागोरस लगा दिया। अब सीधे हमने B की यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी। आपको अगर फार्मूले में कोई डाउट हो तो एक्सिस वाला फार्मूला देखें, यहाँ से डिस्टेंस x है, इसकी रेडियस r है, ये उसका फार्मूला है। यहाँ 3/2 आता है नीचे पावर में, जो डेरिवेशन किया गया है एक्सिस वाला, उसको वहाँ से चेक करें। ठीक, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करें। क्वेश्चन नंबर जो हमने ये लगाया यहाँ पर, इसमें एक ये लूप दिया है, ठीक से देखना, A, C, D और E करंट है इसमें, A to C, C to D, और इसमें भी करंट है A to D, और एक इधर से करंट है A, E और E, D। इसमें नेट फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, करंट इसमें 3 एम्पियर है, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है, और साइड इसकी जो है वो 2 मीटर है। हमने जिस समय आपको ये फार्मूले के बारे में जब हमने थ्योरी बताई थी, तो वहाँ पर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया है, उस पॉइंट पर आप थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर कोई भी लूप मान लीजिए स्ट्रेट नहीं है, ये है, तो जो लेंथ है वो हम डायरेक्ट लेंथ लेते हैं फोर्स के फार्मूले में BIL में, BIL, ये जो लेंथ है वो वेक्टर सम होती है, ये एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट टाइप है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट मिला दें। तो जरा करंट के डायरेक्शन को चेक करें, ये जो एरो बने हुए हैं ये करंट के डायरेक्शन है। ओके, तो A to C, C to D, इसकी जो लेंथ लेंगे वो इनिशियल पॉइंट A है और फाइनल D है, डायरेक्ट लेंथ AD लेंगे, और एक वायर AD ऑलरेडी है। इसी तरह से जो नीचे वायर दिया है AE और ED, इसमें भी हम डायरेक्ट लेंथ लेंगे A to D। ठीक, तो एक तरह से 3 टाइम्स लेंथ हो गई AD, एक इसके ड्यू टू AC और CD के ड्यू टू AD होगी, एक डायरेक्ट AD है ही। दूसरी लेंथ AE और ED है, इसको भी हम AD लेंगे, ठीक, 3 टाइम्स लेंगे। मतलब मेरा है कि जो ये ऐसे वायर दिया है, ये आपका A to C, C to D, इसकी ये लेंथ ली जाएगी, ये वाली, और ये लेंथ कितनी है AD, और एक वायर AD में ऑलरेडी है तो 2 AD हुआ, फिर एक वायर इधर से जा रहा है तो ये वायर की भी लेंथ यही ली जाएगी। यानी कि हमें लेंथ डायरेक्ट लेनी है आपको, इनिशियल टू फाइनल। तो साइड दी हुई थी 2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है, तो 3 टाइम्स होगा फोर्स ऑन AD। अब AD में फोर्स कितना होगा BIL, B लिखा, ये I लिखा, और लेंथ कितनी है A to D,
इनकी वैल्यू आप पुटअप कर दें, ये 3 है, करंट यहाँ पर देख लें 3 एम्पियर है, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है, इसकी साइड 2 मीटर है, तो 2 और 2 मिलकर ये √2 बन गया। समझ गए होंगे ना लेंथ, तो लेंथ कितनी हो गई, √2 हो गई, 2 तो साइड थी इसकी जो है, तो टोटल लेंथ 2√2, तीनों मल्टीप्लाई करें इतना फोर्स आ जाएगा। तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जब भी कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और वायर अगर स्ट्रेट नहीं है, BIL में थीटा तो 90 है ही, तीनों ईच अदर 90 पर हैं, ठीक है ना, तब आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दें तो आपकी जो है डायरेक्ट लेंथ इसमें रखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वायर बन गए, एक वायर ये, एक वायर दूसरा ये, एक वायर ACD, दूसरा AD और तीसरा AED, तीनों की जो लेंथ है वो इनिशियल टू फाइनल AD है, इसलिए हमने इसको 3 टाइम्स लिया है, AD लिया है, ठीक है ना। इसी में हमने आपको ध्यान होगा ये बात का डिस्कशन किया है कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई सर्कुलर वायर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ध्यान दें, रिवाइंड करें थ्योरी को, तो ये सर्कुलर वायर में जो लेंथ है टोटल वो 0 हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पर है, तो नेट लेंथ यहाँ पर 0 है, इसलिए इसमें नेट फोर्स 0 आता है। आप समझ गए होंगे। अगर इसी की जगह सेमी सर्किल वायर है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और इसकी रेडियस अगर r है तो इसमें लेंथ कितनी यूज होगी, 2r, ठीक। तो वैसे ही हमने यहाँ पर ये लेंथ ऐसे था रेक्टेंगल में, तो हमने लेंथ ये यूज की AD, तो समझ गए होंगे आप 3 टाइम्स हमने AD का क्यों यूज किया। अब हम आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ओके। हाँ, ये हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, और थोड़ा क्वेश्चन ये जो 2-3 लिखे हैं इनका स्टैंडर्ड अच्छा है, इनको ठीक से देखना आप। हमने जब बायो सेवर्ट लॉ को डिस्कशन किया था उस समय एक पॉइंट बताया था, आप उसमें चेक करना पॉइंट में, अगर किसी को डाउट हो रहा हो, कि जैसे ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये फाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट लेंथ का डेरिवेशन नहीं था, हमने उसको डायरेक्ट फार्मूला वहाँ पर नोट कराया है बायो सेवर्ट लॉ के बाद। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेंथ फाइनाइट है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ फील्ड निकालना हो, यहाँ फील्ड निकालने का मेरा मीनिंग है कि इसकी लेंथ के अंदर यहाँ पर, तो आप इससे परपेंडिकुलर डालते हैं, वो तो डिस्टेंस होती है r, वहाँ फार्मूले में आती है, फिर आप इन कार्नर को मिला देते हैं, इस कार्नर को और इस कार्नर को, उसमें फिर अल्फा और बीटा डालते हैं, ओके। वहाँ फार्मूला है μ0/4πI/r इन ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर हो, लेंथ इतनी है, पॉइंट यहाँ पर है, तो फिर क्या करते हैं कि इससे हम एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड करें लाइन को डायग्राम में, और जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है उससे आप परपेंडिकुलर डालें, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक से देख लें। इसे एक्सटेंड किया, ये ऐसे एक्सटेंड कर लिया, वायर इतना ही है, इसे एक्सटेंड कर लिया, फिर ऐसे एक्सटेंड किया, फिर इस पर परपेंडिकुलर डाला, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगी। उसके बाद फिर इस लाइन को ज्वाइन कीजिए, इसको मिलाइए, और एंगल अल्फा बीटा दोनों ऊपर होंगे। जब बीच में पॉइंट था तो अल्फा नीचे था और बीटा ऊपर था रेफरेंस लाइन के, ठीक, लोअर और अपर। तो वहाँ हमने बताया था कि फार्मूले में वैसे तो प्लस है, लेकिन अगर इसके लाइन के सामने नहीं होगा पॉइंट और अलग हटके है नीचे या ऊपर, तो फिर वहाँ पर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा लगेगा। अब आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन इस तरह का है कि इधर से 2 इनफाइनाइट वायर आ रहे हैं, एक ये, एक इधर से आ रहा है, और यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, देख लें यहाँ पर ऐसे बना ले रहे हैं, ये 90 डिग्री, और इनकी जो बाइसेक्टर लाइन है उसमें d डिस्टेंस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो क्या करेंगे, इस वायर को एक्सटेंड करेंगे एक एक, पहले इस वायर को एक्सटेंड किया, यहाँ से फील्ड यहाँ निकालना है बिल्कुल ठीक इसके नीचे, तो इससे फिर परपेंडिकुलर डालेंगे, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, फिर एंगल सेट करेंगे। ये दोनों वायर इनफाइनाइट हैं और यहीं से इनकी ज्वाइनिंग है, इनकी स्टार्टिंग है। तो जरा देखें डायग्राम, एक ये वायर आ रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसमें जो है ये डायरेक्शन जो है करंट कैरिंग कंडक्टर का वो ये है। अभी चेक कर रहे हैं डायरेक्शन को हम कि डायरेक्शन किस तरफ होगा। पहले ये देखें, ये वायर आ रहा है, इसको हमने एक्सटेंड किया, और फिर हमने इस पॉइंट पर, ये बाइसेक्टर लाइन है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, ये बाइसेक्टर लाइन है, हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो क्या किया, इस वायर को एक्सटेंड किया, इसमें करंट लोअर डायरेक्शन को है तो ऐसे ही होगी, ठीक। यहाँ करंट नहीं है, करंट यहीं तक है,
ओके सॉरी, करंट यहाँ से जाके ऐसे चली गई। अभी चेक करेंगे इसको। फिर यहाँ पर ये जो वायर आया है इससे यहाँ परपेंडिकुलर डाला, ये डिस्टेंस एज्यूम कर ली x, और ये d गिवन है क्वेश्चन में, ये एंगल 45 हो गया, लाइन को आगे एक्सटेंड किया है और ये बाइसेक्टर लाइन है तो 45 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर पहले साइन 45 लगाएं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये आपने परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 होगा, इसके सामने ये हाइपोटेनस है, समझ गए होंगे। तो x इक्वल टू हो गया ये 1/√2 होगा, d अपॉन √2। अब मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लगाएं V1 का, तो म्यू0 अपॉन 4 पाई I ओवर x, ये डिस्टेंस है x परपेंडिकुलर, ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा था, यहाँ माइनस लगेगा क्योंकि पॉइंट एक्सटर्नल पर है। तो यहाँ पर ध्यान दें, जब हम इसको यहाँ मिलाएंगे और लाइन को एक्सटेंड किया तो ये एंगल बना रहा है 45, लेकिन इधर वायर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट में हमेशा 90 डिग्री, ऐसे एंगल बढ़ाते जाएं तो कितना लगेगा 90 डिग्री। ये 1 - 1/√2 हो गया। डायरेक्शन हम चेक करा रहे हैं, देखिए ये करंट का डायरेक्शन नीचे है, देखिए थंब के डायरेक्शन में करंट और फील्ड इनवर्ड, आगे बात समझ में, तो ये इनवर्ड होगा। अब दूसरा वाला डायरेक्शन चेक करें, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, फिर इस वायर को एक्सटेंड करें, किधर जा रही है करंट, ऊपर की तरफ, तो देखिए जरा ऐसे करंट ऊपर को जा रही है, फील्ड किधर होगा डाउनवर्ड, इसलिए हमने दोनों मैग्नेटिक फील्ड को प्लस कर दिया, ये करंट ऐसे आकर ऐसे चली गई, समझ गए होंगे बात। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुटअप की d/√2, साइन 91 साइन 45 1/√2, ये वैल्यू आपकी आ गई, √2 आपका न्यूमरेटर में चला गया, ये b1 है और यही b2 भी होगा, क्योंकि दोनों सेम आएंगे, आप एक्सटेंड करके देख लें, क्योंकि ये लाइन हमारी बाइसेक्टर है और दोनों से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए हमने इनको नेट वेक्टर सम कर लिया, b = b1 + b2, और दोनों डाउनवर्ड लगेंगे, समझ गए होंगे आप। और ये म्यू0 अपॉन 4 पाई, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इस टाइप के सभी क्वेश्चन ध्यान रखना, अदर एग्जाम्स में भी कहीं कहीं पर क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ का एक स्पेशल केस है कि जिसमें पॉइंट जिस पर कि हमें फील्ड कैलकुलेट करना है वो वायर के इनसाइड नहीं है, वो आउटसाइड है, ऊपर और नीचे हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आए ध्यान रखना, वायर को एक्सटेंड करें, परपेंडिकुलर डालें, वो तो लेंथ लेनी है, और फार्मूले में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, क्योंकि एक ही साइड को पॉइंट है, वो चीज़ डेरिवेशन में है। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है कि जब परपेंडिकुलर डालते हैं एक पॉइंट लोअर है तो माइनस अल्फा से बीटा करते हैं, लेकिन इसमें जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अल्फा टू बीटा होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, इसलिए बीच में माइनस साइन आता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालते हैं तो माइनस साइन यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है फार्मूले के अंदर। अगर कोई डाउट हो तो बायो-सेवर्ट लॉ की थ्योरी देखकर और उसमें उसे कंफर्म करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये एक कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट 2 एम्पियर है और पैराबोला के फॉर्म में है वायर, किसी फॉर्म में हो, यहाँ पर इसका ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, यहाँ का x कोऑर्डिनेट 2 है, हमने यहाँ इसके लैंग्वेज लिखी है, हम पढ़ रहे हैं। एक कंडक्टिंग वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला y² = 2x कैरीज करंट 2 एम्पियर गिवन b = -4k, k यूनिट वेक्टर है, टेस्ला, फाइंड फोर्स ऑन द वायर। हमने आपको BIL sin थीटा के फार्मूले के डिस्कशन में ये बात आपको बताई है कि हम डायरेक्ट लेंथ लेते हैं, कल भी क्वेश्चन एक जो पहले क्वेश्चन किए हैं उसमें भी बता रखी है कि हम डायरेक्ट लेंथ लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ये करंट का एरो है, तो करंट डाउनवर्ड हो गई। तो पहले क्या करेंगे, आप इसका x कोऑर्डिनेट मालूम है, इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुटअप करना है, तो 4 होगी, 4 का रूट ले लें तो y हो गया +-2, तो ये +2 आएगा और नीचे -2 आएगा, यानी कि जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो +-2 आएगी। तो लेंथ कितनी हो गई, 2a मिलकर 4 हो गई, किधर है डाउनवर्ड है, इसलिए हमने लेंथ को लिखा है -4j, यूनिट वेक्टर j। अब क्रॉस प्रोडक्ट में फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर मालूम है F = IL क्रॉस B, लेंथ हो गई -4g, -4 के क्वेश्चन में गिवन है, वहाँ पर नोट करें, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और j क्रॉस i लगाएंगे तो j क्रॉस k i होगा। चेक कर लें आप क्रॉस प्रोडक्ट से, जिनको नहीं मालूम वो वेक्टर में जाके क्रॉस प्रोडक्ट को चेक करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक गैल्वेनोमीटर हैज, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं आप नोट कर लेना, एक गैल्वेनोमीटर हैज 30 डिवीजन है गैल्वेनोमीटर के अंदर, एंड करंट सेंसिटिविटी गिवन है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, इट हैज रेजिस्टेंस 25 ओम, हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू एन एमीटर ऑफ 1 एम्पियर। इसे एम्पियर 1 एम्पियर के एमीटर में कन्वर्ट करना है,
फिर इसी एमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है 1 वोल्ट के। तो हाउ कन्वर्ट दिस इनटू वोल्ट मीटर ऑफ 1 वोल्ट। तो देखिए पहले तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हमेशा जरूरत पड़ती है, थ्योरी में बताया गया है और न्यूमेरिकल में भी। बिना थ्योरी को सुने हुए आप न्यूमेरिकल को न लगाएं। तो 20 कितना है 20 माइक्रो एम्पियर, तो 20 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवीजन कितने हैं 30 मल्टीप्लाई करो तो टोटल आ गया। किसी भी जो मीटर होता है, जैसे मान लीजिए ये मीटर है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी वो कह रहा है, इसमें जो डिवीजन है वो टोटल 30 है और एक डिवीजन जो है वो 20 माइक्रो एम्पियर मेजर करता है। तो नेचुरल है कि हम 20 को अगर 30 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल निकल आएगा, ये हमारा 6 मिली एम्पियर हो गया। हमने पावर में नहीं लिखा। अब 1 एम्पियर नेट करंट होगी, क्योंकि 1 एम्पियर में इसे कन्वर्ट करना है। कल हमने जब उसमें एमीटर और वोल्ट मीटर का जब कन्वर्जन कराया है, उस समय हमने इस बात को डिस्कस किया है कि आप जो हैं वो जो आई होती है वो मेन करंट होती है, और जब हम गैल्वेनोमीटर में इसे कन्वर्ट करते हैं तो उसकी रेंज इंक्रीज हो जाती है शंट को लगाने से। ठीक है, शंट की वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी होगी। तो आपको ध्यान होगा कि ये अगर गैल्वेनोमीटर है तो इसके पैरेलल में हमने एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया। थोड़ा सा ये यहाँ पर देखें तो शंट की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट फार्मूला है, एमीटर के कन्वर्जन में जाके चेक करें थ्योरी में, IG/I - IG, और G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। IG की वैल्यू पुटअप कर दी, यहाँ पर निकाल चुके हैं, IG यही होगा 0.6 मिली एम्पियर, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक, इंटू 25 रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, वो डाल दें कैपिटल G, और 1 माइनस दिस। जनरली अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, CBSE वाले जो हैं, तो आप इसको 1 में से, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, आप चाहें तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ले सकते हैं, जैसे यहाँ हमने निगलेक्ट कर दिया है, ठीक है ना, और कर भी सकते हैं कैलकुलेशन। यहाँ इसको हटा दें तो ये आपका जो है जो स्मॉल क्वांटिटी है, तो सीधे 25 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0.015 आ जाएगा। ठीक, ये शंट की वैल्यू आ गई। इतना अगर हम शंट लगा दें पैरेलल में तो गैल्वेनोमीटर जो है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब इसी एमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है 1 वोल्ट। तो अब ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर था, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम क्या करते थे कि लो रेजिस्टेंस लगाते हैं शंट। ये मेन करंट आई थी और ये IG है। IG हमेशा याद रखना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, और इसमें आती है I-IG। ध्यान आ गया होगा। ये आपकी शंट की रेजिस्टेंस लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर का। तो दोनों पैरेलल में है, इक्वल कर दो तो इक्वेशन तैयार हो जाती है। और वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर कोई 1 वोल्ट का मेजरमेंट करना है, 1 वोल्ट का, तो आपने यहाँ पर हम 1 वोल्ट का कोई भी डिवीजन ले ले रहे डायरेक्ट, क्या करें, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया और सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं हाई R, तो ये हमारा सिस्टम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये यहाँ पर जो मेजरमेंट करना है ये 1 वोल्ट का करना, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 1 वोल्ट होगा। रेजिस्टेंस ले रहे, ये 1 वोल्ट होगा टोटल। तो थ्योरी में आप चेक कर लें, ये हमने दिया हुआ है V 1 वोल्ट है यहाँ पर, और इसका मेजरमेंट करना है, तो इसके पैरेलल में इसको लगा दिया, तो सीधे 1 वोल्ट V होगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू, इसमें करंट IG जाएगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ब्रांच में उतनी ही करंट जा सकती है जितनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जब पॉइंटर पहुंचता है उस पोजीशन पर जो करंट होती है। ओके, तो IG R प्लस G, यहाँ देख लें, इसमें IG गई तो R प्लस G, यहाँ R प्लस G, और दोनों इक्वल कर दें, इससे आप R कैलकुलेट कर लेना, तो ये 0.985 ओम आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, इसमें एक गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन, एक आपको हमने F = BIL का क्वेश्चन यहाँ करा दिया, और एक क्वेश्चन पहला वो बायो सेवर्ट लॉ से रिलेटेड था। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, नंबर ऑफ टर्न करंट और इनटू, हाँ वो है परमानेंट मैग्नेट के लिए, वो फार्मूला था परमानेंट मैग्नेट के लिए, ठीक है ना। ये ब्लैक हो जाता है, वो अभी बाद में बता देंगे। आप यहाँ पर एक बात ध्यान दें, अगर कोई रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे मान लो ABCD, इसमें ये करंट जा रही है, ये करंट का डायरेक्शन A to B, B to C, C to D, और सॉरी ये D to A, ये लूप है आपका, ठीक है ना। ये रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें जो आप डाइपोल मोमेंट निकालेंगे उसका ध्यान रखना
कि कोई भी दो साइक्लिक ऑर्डर में ले लें तो डाइपोल मोमेंट निकल आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो करंट इनटू एरिया, बोलो क्या होता है, करंट इनटू एरिया होता है। एरिया में कोई से दो, जैसे यहां ध्यान दें ए टू बी, तो बी टू सी क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, ठीक। ए बी अभी सिखा देंगे, ए बी और बी सी, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर बी सी लेते हैं तो बोलो यहां क्या लिखेंगे आगे, सी डी, कोई से भी दो ले लें क्रॉस प्रोडक्ट में। आपके समझ में आ गई ना बात, साइड, अरे ए से बी फिर बी से सी ले, दो साइड कोई भी ले लो, क्योंकि एरिया लेंथ इनटू ब्रीथ होता है ना, ठीक है ना। नहीं वो तो हम बात, ये एरिया तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकलेगा। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। और इसका देखो ध्यान देना जरा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, करंट इनटू एरिया है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। एक मिनट हमें बताने दो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, वो डायरेक्शन एरिया का ही डायरेक्शन होगा। दूसरी बात आप एक अच्छी तरह से समझ लें, एरिया वेक्टर है। यहां पर ध्यान दें कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि जैसे ये लेंथ ये है और ये है, अगर हम ए ये है बी ये है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो अगर हमने कोई रेक्टेंगुलर वो लिया वायर, इसकी लेंथ और विड्थ का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा। आप समझ गए ना इस बात को, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर आएगा, इसलिए यहां पर जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तभी तो डायरेक्शन आएगा परपेंडिकुलर। आपके समझ में आ गई ना, मैथ में भी आपके वेक्टर है, ध्यान रखना बहुत, ठीक है ना। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ठीक है ना। और एरिया जो क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ है तभी बनेगा जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तभी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा। समझ में आ गई ना ये बात आपके, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट में भूल गए क्या, बिल्कुल हो, क्रॉस प्रोडक्ट को भी हम कर, नहीं वो नहीं लिखा जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट को, जो है ना ये हमने फार्मूला नोट कर दिया है। क्रॉस डिटर्मिनेंट तो पढ़ लिया है ना मैथ में, हाँ। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, फटाफट देखें। जैसे ये 2i 4j प्लस 6k है और ये दूसरा वेक्टर है i माइनस 4j माइनस 3k, इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसीलिए वेक्टर को बताया गया है कि आप वेक्टर को देखें, चैप्टरों को देखिए। यहाँ ये यूनिट वेक्टर लिखें यहाँ आई जे के, ठीक। फिर इनका जो पहले लिखा हो उसका मैग्नीट्यूड लिखें। पहले का मैग्नीट्यूड यहाँ क्या है 2, इसका क्या है 4, इसका क्या है 6, ठीक। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लिखें, बोलो क्या है 1 माइनस 4 और माइनस 3, ठीक। ये डिटर्मिनेंट मेथड है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, हाँ बिल्कुल इसके अंदर है, हाँ। यहाँ पर ध्यान दें जल्दी, ये आई लिखें यहाँ पर, और इसके बाद जहाँ आई लिखा हो ये कॉलम को हटा दें, ये रो को हटा दें, फिर यहाँ बचे हुए लिख लें आप, जैसे डिटर्मिनेंट में करते हैं ये। फिर माइनस जे लगाएं, ठीक। फिर यहाँ 2 1 6 और माइनस 3, फिर यहाँ पर के लगाएं और फिर 2 1 4 माइनस 4 और एक्सपेंड आप कर लेंगे। आप समझ, एक्सपेंड करना मालूम है ना, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, समझ गए ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट करने का मेथड है, इसमें ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाता है, ठीक। हटा रहे हैं हम इसको, अरे ये तो मेथड आपको जनरल है, मालूम होना चाहिए, ओके। कुल मिला के डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट आपने मैथ में पढ़ लिया है, इसलिए आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप बात, एक्स वाई जेड। अब जरा मुझे क्वेश्चन बनाने दें यहाँ पर, एक्स ये वाई डायरेक्शन, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट करें आप, जेड नहीं, हमने वो फार्मूला बताया था, वो न्यूमेरिकल नहीं था, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आप समझ गए ना बात को, मैं पहले क्यूब बनाना था, कोई बात नहीं है, इसको बना लिया, हाँ कोई बात नहीं है, ये इसको बना ले रहे हैं और इनको मिला दो। पहले आप लोग वो बना लेना, क्यूब बना लेना। देखिए
पहले क्यूब बना लो ऐसे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ये बना लो, हम फिर बना दे रहे हैं, और इसको फिर मिला दो। मिला दिया। इसको ले लो y, इसको ले लो x, और बहुत ठीक से देखना क्वेश्चन, इसको ले लो z। ठीक है। इसमें करंट का डायरेक्शन गिवन है, करंट ऐसे जा रही है, इधर आई, ये नीचे और इधर। लूप को चेक कर लें ठीक से, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, और नीचे जो है वो एफ और जी है। कोई बात नहीं, जैसे लिखा है आप वैसे नोट कर लें। ये करंट दिया है, इसमें आप क्वेश्चन में समझ जाएंगे कि कैसे निकाला जाएगा। ये हम हटा दे रहे डायग्राम आपका। ये लेक्चर नंबर ध्यान रखना, ये जो है हम लोगों ने 14 डाल दिया था उसमें, ये लेक्चर नंबर 15 है। 14 लेक्चर ऑलरेडी डाला जा चुका है उसमें, ठीक है ना, तो इसलिए ये 15th लेक्चर है। देखो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक, ये करंट कैरिंग लूप है, ध्यान दें बात पर, क्वेश्चन नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये करंट कैरिंग लूप है, हमें यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है नेट। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब ही निकलेगा जबकि क्लोज लूप होगा। ठीक, लेकिन ये दोनों लूप जो ऊपर और नीचे बन रहे हैं, इनके डायरेक्शन अलग अलग है। इसलिए इसमें क्या करते हैं कि ध्यान दें क्वेश्चन में, अब सोल्यूशन है इसमें, इस वायर की जगह यहाँ 2 वायर अटैच कर देते हैं। एक में करंट इस तरफ ले लो, ऐसे आ रही है ऐसे, और एक में इधर ले लो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों वायर में करंट अपोजिट है, इसलिए कैंसिल हो गई। ये समझ गए ना, ये अपनी तरफ से आपको लगाना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दें, ऊपर वाला लूप कंप्लीट हो गया और नीचे वाला लूप भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि क्लोज लूप में ही आपका वो बनेगा। समझ गए ना, अभी बता रहे हैं। इसकी साइड कोई भी ले लें, हमने एल ले ली है साइड क्यूब की। ठीक, अब आप लोग बताएं, जो ऊपर वाला लूप है उसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? जरा देखते हैं डायरेक्शन कैसे बता पाओगे, डायरेक्शन बताओ जरा। करंट, देखिए ये हम लिख दे रहे हैं, करंट एरिया एल स्क्वायर हो गया, साइड एल है। अब तुम डायरेक्शन बोलो किधर होगा? पक्का? एक्स वाई प्लेन में तो खैर पैरेलल है ये, लेकिन तुमने क्लॉक और एंटी क्लॉक पर ध्यान ही नहीं दिया। ये करंट किधर है? क्लॉकवाइज में ऊपर क्या बनेगा? साउथ। नॉर्थ नीचे बनेगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, इसका मतलब -k होगा। आगे बात समझ में? बिल्कुल क्लियर है भाई, ऊपर से देखो ना, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है तो साउथ बनेगा। आगे बात समझ में ना, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब जरा दूसरे वाले का बता दो, इस वाले का, ए डी जी और एफ, आई एल स्क्वायर तो हम लिख दे रहे हैं, डायरेक्शन आप बता दो। पक्का? सामने से क्या है? क्लॉकवाइज, यानी सामने साउथ बनेगा साउथ, उस तरफ नॉर्थ होगा तो उधर -i होगा। बिल्कुल सही है, -i। आगे बात समझ में? अब किसी को इनका वो निकालना आता है, नेट डाइपोल मोमेंट, ये दोनों प्लस कर दो, वेक्टर सम, ये वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, आई एल स्क्वायर ब्रैकेट में -i -k। हाँ भाई, मैग्नीट्यूड मालूम है, वेक्टर ध्यान रखना कि जिसको इलेक्ट्रोस्टेट, हमने इलेक्ट्रोस्टेट फर्स्ट लेक्चर डाल दिया है, ठीक है ना, जिसको करना है वेक्टर को थोड़ा जरूर देखना पड़ेगा। अभी बता दें हम इसके बारे में। ये बताओ, ये पहले इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड सीखो यहाँ वेक्टर का निकालना। जैसे r = xi yj, 3D में लिख रहे हैं, zk, तो r का जो मैग्नीट्यूड होता है वो √x² + y² + z² होता है, तो कितना होगा? अरे यहाँ 1 और 1 है, √2 होगा, ये मैग्नीट्यूड आएगा। अच्छा, अरे टोटल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम डाइपोल मोमेंट का, आप कैसे एक का कैसे बता देंगे? बना लिया, नोट कर लिया? वो यहाँ नहीं जरूरत है, वो फार्मूला क्यों बता रहे हैं?
लिख लिया है ना? एक हमारा एक्स वाई जेड ये गिवन है, एक्स वाई और जेड बिल्कुल उसी तरह से हैं जो अभी हमने बनाए थे। एक्स जो है आपका इधर है, वाई और जेड, ठीक, ये वाई, ये एक्स, ये जेड। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये करंट कैरिंग एक लूप है, ए बी सी डी, ए बी सी, इसमें हमने जो अभी फार्मूला लिखाया है उसका यूज होगा, ठीक। इसकी अभी लिखाया था डाइपोल मोमेंट निकालने का रेक्टेंगल में, और ये आपका करंट दे रखी है, करंट का डायरेक्शन दे रखा है, ठीक है। एंगल यहाँ पर ये किसी प्लेन में नहीं है, ये 60 डिग्री एंगल बीच में है, दिख नहीं रहा, ये लाइन बीच में गई हुई है, एक्स और वाई के बीच में रखा हुआ है, ये 60 डिग्री है, इसकी लेंथ एल है, और ये पॉइंट डी है आपका, या ओ ले लो, ओ लिख लेना, चलो ठीक है, ओरिजिन है इसलिए लिख दिया वो। ठीक, हमने अभी बताया था कि जो डाइपोल मोमेंट है वो आप करंट लें और एरिया के लिए साइक्लिक ऑर्डर में कोई भी दो वेक्टर ले लें, बी सी क्रॉस सी ओ ले लिया। हाँ, कंपोनेंट करना आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टेट ये तो खैर मैग्नेटिज्म है, हमने पहले ही बता दिया मैग्नेटिज्म वेक्टर बेस्ड है, ये तो फिर भी चल सकता है, आप बोर्ड के क्वेश्चन हटा। इलेक्ट्रोस्टेट बिना वेक्टर के उसके नॉलेज गेन बिल्कुल नहीं चलेगा, वेक्टर को देखना पड़ेगा, कम से कम 5 लेक्चर्स हो गए, या 4th 5th, अगर बेसिक आता है तो 4th 5th में रिजोल्यूशन है, मोर देन 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना सिखाया गया है। जरा मुझे, हाँ, अगर इलेक्ट्रोस्टेट ठीक से देखना है और मैथ भी देखा है, नो देख लो क्या है, थोड़े से ज़्यादा नहीं, आप 4th 5th देख लें वेक्टर का, अभी बता रहे। ये बीसी का वो बताओ डायरेक्शन, अभी करेंगे इस पॉइंट पर डिस्कस। बीसी का बताओ वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, लेंथ इसकी एल है, डायरेक्शन क्या है बीसी का, जल्दी बोलो। आप बीसी की लाइन इसके पैरेलल है, नहीं दिख रही है, इसके पैरेलल है ना, तो ये जेड है, यहाँ पर क्या लिखें, -k, क्योंकि डाउनवर्ड है, ये जेड ऊपर अपवर्ड होगा, इसकी लेंथ एल है और ये -k होगा। ये समझ में आ गई बात, ठीक, यहाँ ठीक से लिख दें -l और k यूनिट वेक्टर। अब जरा सी ओ बताओ, ये बता दो तो समझ जाएंगे, रेजोल्यूशन आता है सी से ओ तक का, लेंथ एल है, कंपोनेंट करना, हम फिर एक बार यहाँ कंपोनेंट बता दे रहे हैं। अगर ये कोई वेक्टर आर है और ये एंगल थीटा है तो इसका ये एक्स कंपोनेंट होता है, और यहाँ पर ये वाई कंपोनेंट होता है, ये वाई कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है, ठीक। इसमें ये क्या किया जाता है, आप कॉस थीटा लगा दो तो बेस एक्स अपॉन हाइपोटेनस आर हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये एक्स कंपोनेंट है, समझ गए ना। और जो वाई कंपोनेंट होगा वो आर साइन थीटा होगा, क्योंकि साइन थीटा यहाँ लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, समझ में आ गई बात, बस आई जे के लगाने पड़ेंगे। हाँ, अब बताओ, इसकी लेंथ एल है, इसका ये कंपोनेंट 60 डिग्री होगा, हाँ बिल्कुल, माइनस इसलिए होगा कि इसका एरो ओ से सी नहीं है, ओरिजिन से नहीं है, उल्टा है, इसका मतलब ये अंदर जाएगा क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी उधर को जाएगा, समझ गए ना। तो क्या होगा, बिल्कुल सही बोल रहे, -l cos 60 और आई लगा दें, वाई कंपोनेंट, इसी तरह से और जे, हाँ जे माइनस में, ठीक है, -l sin 60 और जे, बोलो इसका वैल्यू रखवाओ, -l/2i -√3l/2j, नहीं इसमें आई है उसमें जे है, अभी हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है यार। अब जरा इनका क्रॉस प्रोडक्ट बताओ जरा, बीसी क्रॉस, अभी मेथड बताया अभिजीत, बोलो जरा, बीसी क्रॉस सी ओ, डिटर्मिनेंट बनाएं, आई लिखें
जे लिखें, के लिखें, बोलो क्या डालें यहाँ वैल्यू, बोलो बीसी में यहाँ क्या डालें वैल्यू, यहाँ पर, हाँ जीरो, यहाँ जीरो और यहाँ माइनस एल। आगे बात समझ में, जो नहीं है उसको जीरो, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ना माइनस एल के है, यहाँ आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट नहीं है। ओके, अब उसमें बताओ आई क्या है, माइनस एल वाई टू, जे कंपोनेंट माइनस √3 L/2 और ये जीरो है। अब समझ गए होंगे आप बात, ठीक है ना। तो हाँ, अब जब डाइपोल मोमेंट आप निकालेंगे तो इसका आप कर लेंगे ना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर IL²/2 करंट IL²/2 इन ब्रैकेट जे माइनस √3I, जे माइनस √3I। जरा बता दें इनका मुझे, बोलो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। अब मैग्नीट्यूड बोलो, अभी मेथड सिखाया मैग्नीट्यूड निकालने का मैंने, अंडर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2। वेक्टर के चैप्टर में करने पड़ेंगे, अभी मैथ में आने वाला है चैप्टर आगे, समझ गए ना, तो करना पड़ेगा। तो इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं रूट के अंदर लेकर, समझ गए ना, इससे नेट निकल आएगा। ध्यान रखना, हमने जो आज तुम्हें आर्टिकल कराए हैं उनमें से जो हमने मोमेंटम वगैरह बताया है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, वो बोर्ड के लिए करना है। सेंसिटिविटी वाला जो कराया है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वो तुम्हारी बुक में दिए हैं बोर्ड, वो भी करना है, ठीक है ना। और जो रेडियस निकलवाएं, रेशियो वगैरह, वो करना है, ठीक है ना। ये चीज़ जरूर है बोर्ड में, वो नहीं पूछेंगे इतना क्रॉस प्रोडक्ट वाला, क्योंकि मैथ ज़्यादा इसमें आती है। समझ गए होंगे ना बात। तो हम इसे क्लोज कर रहे हैं, आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।